हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? जैसा कि मैंने पीछे आपसे बोला था कि मैं आपके लिए 5 घंटे में नेशनल मूवमेंट का पूरा मुद्दा आपके सामने लेके आऊंगा, तो उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो स्लाइड आपको अच्छी लगे उसके स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर के कुछ वो पॉइंट जरूर नोट कर लें जो या तो आपको नहीं मालूम है या आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही, उससे बाद में आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नेशनल मूवमेंट। देखिए, जो नेशनल मूवमेंट है यह 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947, ठीक है। जो पहला फेज है इसे कहते हैं मॉडरेट या उदारवादी काल। जो दूसरा फेज है 1905 से 1919 इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी काल। और जो लास्ट फेज है 1919 से 1947 इसे कहते हैं गांधीयन एरा या गांधीवादी काल। अब देखिए, इसमें 4 डेट है। एक है 1885, 1905, 1919 और 1947। हमें यह समझना होगा कि आखिर ये डेट फिक्स क्यों गई। देखिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना होती है और 1905 में बंगाल डिवीजन होता है। तो इस फेज में जो लोग आंदोलन को चला रहे थे, जो नेशनल मूवमेंट को रन कर रहे थे, वो उदारवादी विचारधारा के थे, वो उदार थे, इसलिए इसे उदारवादी कहते हैं। दूसरी बात, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो लोग नाराज हो गए, लोग उग्र हो गए और इस समय के लोगों को उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। 1909 फिर 1916 में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके उपरांत 1919 में गांधी जी 1919 में गांधी जी सक्रिय राजनीति में आते हैं और वहां से पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगता है। गांधी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पे छा जाते हैं, इसलिए इस फेज को हम गांधीयन एरा कहते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा और देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसे क्वेश्चन प्री मेंस में दोनों पूछा गया। देखिए, पहले उदारवादी नाम कोई विचारधारा नहीं थी, मॉडरेट पे तक कोई विचारधारा नहीं थी। जब ये लोग एक्सट्रीम पे गए, जब ये एक्सट्रीम पे गए, ये उग्र हुए, तब कहा गया कि ये लोग उदारवादी थे, ये मॉडरेट थे। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन, राजनीतिक जो विचार है, राजनीतिक जो उनकी सोच थी वो एक्सट्रीम पे थी। अब देखिए, हैविंग और शोइंग ओपिनियंस स्पेशली ऑफ आउट पॉलिटिक्स दैट आउट नॉट एक्सट्रीम। मतलब एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीम हुए और जो एक्सट्रीम पे नहीं गए वो मॉडरेट कहलाए। तो इस फेज में जो बड़े लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा। एक्सट्रीमिस्ट वाले में है लाल, बाल, पाल और घोष, और उसमें अकेले गांधी जी। अब हम आगे चलते हैं। आईएनसी की स्थापना 1885 में 28 सितंबर को होती है। इसका जो पहला सेशन था वो पुणे में प्रपोज था, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ प्लेग वायरल, क्योंकि प्लेग फैल गया था। फिर यह बॉम्बे में होता है। बॉम्बे में यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। इसमें जो पहला सेशन हुआ था उसमें कुल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए, यहां पर 2 चीजें काम करती हैं। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। कांग्रेस की स्थापना को लेकर के 2 सिद्धांत बहुत फेमस है। एक है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। According to this theory, A.O. Hume formed INC
with the idea that it would prove to be a safety valve for releasing the growing discontent of Indians. To this end, he convinced Dufferin not to obstruct the formation of the Congress. सीधा सा फंदा ये है कि जो लोगों का असंतोष था अनसब्सट्रैक्शन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया को निकालने के लिए, उनके असंतोष को निकालने के लिए इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी का प्रयोग करते हुए कांग्रेस की स्थापना कराई। डफरिन को इसलिए ए ह्यूम ने तैयार किया। ए ओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये बहुत लंबे समय तक महासचिव भी कांग्रेस के रहे। ठीक, अब देखिए मोस्ट ऑफ देयर वाज लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल। यह बात भी क्लियर होती जितने लोग इसमें थे कांग्रेस की स्थापना के समय जो बड़े लीडर्स थे वो मोस्टली अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे या अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे थे या अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के माध्यम से वो पेशे में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब एक थ्योरी और आती है, यह है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इसमें कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस however dispute the idea of safety valve. In their opinion, the INC represented the urge of politically conscious Indians to set up a national body to express the political and economical demand of the Indians. If the Indians had convinced such body on their own, they would have been unsurmountable opposition from the officials. Such an organization would not there have been allowed to form. In the circumstance, as Bipin Chandra observed, the early Congress leaders used Hume as a lightning conductor. अब इस बात को हम और तरीके से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, ठीक है, ये प्रेशर कुकर में सीटी लगी हुई है। अगर किसी प्रकार से ये सीटी जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो कुकर फट जाएगा? नहीं, कुकर फटेगा नहीं, क्योंकि कुकर में यहां पर एक होता है सेफ्टी वाल्व। क्या होता है? सेफ्टी वाल्व। इसे हिंदी में सुरक्षा कपाट भी कहते हैं। तो कुकर का जो प्रेशर है जो सीटी के माध्यम से निकलना चाहिए वो वहां से न निकल करके बल्कि वह सेफ्टी वाल्व के माध्यम से निकल जाएगा, कुकर फटने से बच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को, आईएनसी को एज ए सेफ्टी वाल्व यूज किया, ऐसी बात उनकी थी। और यह बात लाला लाजपत राय ने भी कही थी। लेकिन जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है उसके हिसाब से जो बिजली कड़कती है, जो लाइटनिंग होती है, जो तड़ी चालक होता है, उसका कॉन्सेप्ट है कि जो मान लीजिए कोई मकान है और अगर इस मकान पे बिजली गिरेगी तो मकान ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो एंटीना टाइप का होता है जिसके वायर अर्थ में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यह एंटीना उस बिजली को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये बिजली मकान पे न गिर के इस एंटीने पे गिरती है और एंटीने के माध्यम से वायर अर्थ से जुड़ा होता है, पूरी पावर वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, मकान पे कोई नुकसान नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा या सम इंडियन हिस्टोरियंस, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस ने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। हिंदी में से तड़ी चालक कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट नहीं क्लियर होता है, अब उसे कमेंट में लिखिए, उससे हम आगे क्लियर करेंगे। बात करते हैं कॉजेज फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट दोनों को साथ समझ के चलते हैं।
पहला बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, भारत में ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना, और आर्थिक लाभ कमाने के लिए इन्होंने एक्सपेंशन भी किया, विभिन्न प्रकार के राजस्व प्रणालियां लगाई, विभिन्न प्रकार के राजस्व नीतियां लगाई। उससे उन्होंने हमें अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया और क्लर्क के रूप में हमें उपयोग भी किया। तो ये बातें हमें बहुत देर से समझ आई कि हम जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, या जो हमारे यहाँ समाज सुधार कर रहे हैं, ये उनका फायदा है, न कि हमारा फायदा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये समझ में आया कि इंटरेस्ट उनका है, हमारा नहीं। दूसरा है यूनिफिकेशन, एकीकरण। उन्होंने हमारा एकीकरण कर दिया। पहले पॉलिटिकली करीब 1000 रियासतों में डिवाइडेड थे, उन्होंने हम सबको पॉलिटिकली एक किया। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग रियासतों में प्रशासन तरीका अलग था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कर दिया। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से उन्होंने हम सबका शोषण किया, बिना भेदभाव के शोषण किया। और यह जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया उन्होंने, इकोनॉमिकली शोषण किया, तो वो शोषक हुए, हम शोषित हुए। तो जो हमारा शोषण हुआ तो हम यूनिक हो गए, हमारा यूनिफिकेशन हो गया। अगला है मैकियावेलियन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है कि 1833 में मैकाले 5th लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट होता है वायसराय काउंसिल में। वहां वो एक कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा ही भारतीयों के लिए श्रेयस्कर है। उसने ये भी कहा कि भारत और अरेबिया के जितने साहित्य हैं उनसे बेहतर साहित्य लंदन की एक लाइब्रेरी में रखा हुआ साहित्य है। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी यहां पर, उसे कहते हैं फिल्टरेशन थ्योरी या निस्संदन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निस्संदन का सिद्धांत। हिंदी में से छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, हिंदी में से टपकन सिद्धांत भी कहते हैं, अंग्रेजी में सिर्फ एक नाम है फिल्टरेशन थ्योरी। इन्होंने कहा कि हम एजुकेशन केवल अपर क्लास को देंगे, अपर क्लास से लोअर क्लास तक आएगा, फिर लोअर क्लास से और लोअर आएगा, फिर और लोअर से और लोअर आएगा। तो ये जो मैकियावेलियन एजुकेशन सिस्टम था, इसके माध्यम से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दी गई, और जब हमने अंग्रेजी पढ़ी तो हमें वेस्टर्न थॉट्स की जानकारी हुई, पाश्चात्य विचारों की हमें जानकारी हुई, और इससे हमने समझा कि लिबरल क्या होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं। विभिन्न देशों में लिबरल मूवमेंट चले, उसकी हमें जानकारी हुई। हमें यह भी पता चला कि आंदोलन कैसे सफल होता है, हमारा ही नहीं विदेशों में भी चीजें होती, वो कैसे सफल होती है। अगला है हमारा रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। देखिए, कोई बात मैं अभी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो पूरे देश में बैठा जाएगा। अगर मैं क्लास में पढ़ाऊं तो सिर्फ क्लास के बच्चे देखेंगे। तो यही बात है, अगर मैं अपने विचार 4 लोग से कह रहा हूं तो सिर्फ 4 लोग समझेंगे, लेकिन जब मैं अपनी बातों को अखबार में और साहित्य के माध्यम से रखूंगा तो वह सब लोग देखेंगे, जो भी पढ़ेगा उसको जानकारी होगी। इसलिए भी रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर एक बहुत बड़ा कारण था नेशनल मूवमेंट के प्रारंभ होने में। अगला है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियंस पास्ट। देखिए, रीडिस्कवरी हमारे अतीत की पुनर्खोज, मतलब जो हमारा अतीत था वो बहुत स्वर्णिम था। वो क्या था? स्वर्णिम था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे यहाँ सामाजिक, धार्मिक हर तरीके से बुराइयां दिखाने शुरू की, हमारी कमियों को उजागर किया। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे पास्ट को सामने रखा कि जो भारत का पास्ट है वो बहुत स्वर्णिम था। उसमें कुछ यूरोपियंस में है और कुछ इंडियंस में। जैसे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इंडियंस हैं, यूरोपियंस में ये यूरोपियंस में एनी बेसेंट, जेम्स विल्सन, जॉन मार्शल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता के, भारतीय अतीत के स्वर्णिम अध्याय को सबके सामने रखा। अगला है राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास। अब देखिए, मिडिल क्लास होता क्या है? मिडिल क्लास होता क्या है? मिडिल क्लास वो होता है जो नौकरी करता है,
कमाता है, खाता है और अपना जीवन चलाता है। जब भी कोई समाज में सामाजिक समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है, तो सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है? मिडिल क्लास पे पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास उससे प्रभावित होता है। किसी चीज में जो अपर क्लास होता है, जो अपर क्लास होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर क्लास फर्क पड़ता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और पूरी दुनिया में कोई भी मूवमेंट हो वो सिर्फ मिडिल क्लास करता है, लीडर मिडिल क्लास से ही रहता है। ठीक है, अगला है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इवेंट। दुनिया में हमेशा ये माना जाता था कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहां ब्रिटिशर्स के न चाहने के बावजूद भी ये कार्य हुए। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, स्पेनिश रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीस का रेवोल्यूशन हुआ। ये सारी चीजें अंग्रेजों के विरुद्ध जाके हुई, मूवमेंट चला के हुई। तो इससे हमने भी समझा कि हम अपने आप भी मूवमेंट चला सकते हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी समय जो इंडियन हमने बात की थी डिस्कवरी, इसी संबंधित एक पॉइंट और है। इसी समय पहली बार फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता बनाई गई। ये किसने बनाया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया, और उन्होंने बाद में वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम गीत की रचना भी की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉज है, कॉज में ही है, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कॉज में ही है। प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसका जो प्रगतिशील चरित्र था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। हमारे यहाँ कभी भी सामाजिक सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में बौद्ध जैन है, मध्यकाल में भक्ति सूफी हुआ, वो सिर्फ धार्मिक आंदोलन थे, क्योंकि हमारा धर्म और समाज एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर समाज को अलग रखा और हमारे इविल्स को सामने रखा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने शुरू हुए। भले हुआ आंदोलन हमारे हित के लिए थे, लेकिन उस समय हमें ये बुरा लग रहा था कि हमारे सामाजिक रीतियों में इंटरफियर कर रहे हैं। ठीक, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है पॉलिसी ऑफ लिटन। उसमें लिटन आता है, और लिटन कई ऐसी चीजें करता है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। पहला है इल्बर्ट बिल 1883, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिडक्शन ऑफ एज इन आईसीएस 21 से 19 कर देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन, और लास्ट है 1878 आर्म्स एक्ट पास डिसअलाइंग एक्ट। अब देखिए, हम इन दोनों को थोड़ा डिटेल से करेंगे, पहले इन तीनों को क्लियर कर देते हैं। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम एज 21 होती थी, जिसे 19 कर दिया गया, जबकि परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम होती थी, क्योंकि भारतीय ढेर सारे सेलेक्ट होने लगे थे, इसलिए काम किया गया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार। देखिए, ग्रैंड दिल्ली दरबार दो बार हुआ, एक तो अभी 1877 में हो रहा है, एक 1911 में भी होगा। ठीक है, तो यहां पर अकाल पड़ा था। सरकार से जब रोकथाम के लिए कहा गया, सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे पास फंड की कमी है, और वो ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। अगली बात, 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया गया, जिससे भारतीयों को हथियार रखने पे प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते, जिनको हथियार रखना उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तीन की बात हुई। आगे बाद में दो की हम बात और करते हैं, इसे थोड़ा डिटेल से करेंगे। इसको मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। इल्बर्ट बिल क्या, देखिए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रेज पैशन ऑन बोथ साइड विच डिड नॉट इजिली सबसाइड, रिपल्स गवर्नमेंट sought to abolish judicial disqualification based on race distinction, and the Ilbert Bill sought to give the Indian members
of the convent civil services the same power and right as their European colleagues enjoyed. Bill raised a storm to aggression among the members of Europeans, and they all stood united against the bill. Ripon had to modify the bill which almost changed the original purpose. हुआ क्या, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए यह है पूरा डिटेल इल्बर्ट बिल का। देखिए 1861 में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ आया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ। उसके पहले कंडीशन क्या थी? देखिए जो इंडियन एरिया जिन पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था वो दो प्रकार से डिवाइडेड थे। एक तो प्रेसिडेंसी एरियाज थे, एक रूरल प्रोविंसेस एरिया थे। सिर्फ प्रेसिडेंसी एरियाज आपको मालूम है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीन थे। उसके अलावा जो रूरल प्रोविंसेस थे वो अलग होते थे। तो जो प्रेसिडेंसी एरियाज थे वहां पे इंडियन मजिस्ट्रेट्स एंड यूरोपियन बोथ हैव राइट टू एक्सेप्ट द केसेस। मतलब यहां पर भारतीय जज और विदेशी जज, यूरोपियन जजों के पास दोनों के लिए अधिकार सेम था कि वो भारतीयों को केस भी दे सकते हैं और यूरोपियन केस। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है। यहां पर जो रूरल प्रोविंसेस थे यहां पे ओनली यूरोपियन हैव राइट टू एक्सेप्ट द केसेस ऑफ यूरोपियन। मतलब रूरल प्रोविंसेस में भारतीय जजों को विदेशी या यूरोपियन के केस लेने का अधिकार नहीं था। यही बात आगे चलते हैं। अब 1872 में अ पर्सन अपॉइंटेड इन अ जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट सर्विस अपॉइंट होता है और उनका नाम है बिहारी लाल गुप्ता, ठीक। 1882 में प्रमोट होते हैं, लेकिन बट नो राइट टू टेक केसेस ऑफ यूरोपियंस। लेकिन इनके पास प्रमोशन के बावजूद इनके पास यूरोपियन का केस लेने का अधिकार नहीं था। अब ये गड़बड़ था। तो इस समय 1883 में पीपी इल्बर्ट वायसराय काउंसिल में लॉ मेंबर थे, ठीक है। वो एक बिल लाते हैं और रिमूव्ड ऑल जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने इससे जो भी न्यायिक असमानता थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक। ओपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब जब ये न्यायिक असमानता समाप्त कर दी गई, इससे अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया और रिप्लेस्ड बाय रिपन को हटा दिया गया और 1884 में एक नया एक्ट लाया गया। उस एक्ट में क्या कहा गया कि 12 मेंबर ज्यूरी, 12 लोगों की एक ज्यूरी जिसमें 7 मस्ट बी यूरोपियन और अमेरिकन। उस 12 लोगों की ज्यूरी में 7 व्यक्ति कम से कम, मतलब मेजोरिटी से प्लस 7 व्यक्ति कम से कम या तो यूरोपियन हो या अमेरिकन हो। इन रूरल एरिया कैन बी ट्रांसफर। मतलब वह जूरी चाहे तो कोई यूरोपीय का मामला जो भारतीय जज देख रहा हो उसे किसी यूरोपीय के पास ट्रांसफर कर सकती है। यह है पूरा इल्बर्ट बिल, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर लेते हैं। देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर को हिंदी में कहते हैं देशी भाषा। क्या कहते हैं? देशी भाषा। यह हुआ कि अखबार जो भी देशी भाषा में, मतलब भारतीय भाषाओं में छपते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि आपको रोज अपनी खबर छापने से पहले सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी से अपनी खबर की जांच करें। मतलब एक सेंसरशिप था और अगर आपके अखबार में कोई सरकार विरोधी न्यूज है तो उसे हटा दिया जाएगा। क्लियर है ये बात? इवन मोस्टली अखबार बंद हो गए या अपनी खबरों को वो छाप नहीं पाए। एक मैगजीन थी, एक अखबार था, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया कि रातों रात
जो पहले बंगाली में छपती थी उन्हें अपने कन्वर्ट करके सुबह उन्होंने अखबार अंग्रेजी में छाप दिया, लेकिन अपनी खबर को रोका नहीं। ये बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की। मॉडरेट फेज है 1885 से 1905। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियोलॉजीज की, कि जो मॉडरेट थे उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी। दे ऑल आर कंप्लीटली लॉयल फॉर द ब्रिटिशर्स। ये सभी अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त थे, बिकॉज दे बिलीव इन जस्टिस ऑफ क्राउन। ये लोग क्राउन के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के न्याय में विश्वास करते थे। जैसा कि आपको मालूम होगा, एक किताब है पॉवर्टी से कोलन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। इस किताब में जो ऑन ब्रिटिश रूल है उसका सेंस यही है कि भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है। अगर भारत में ब्रिटिश रूल होगा तो भारत की कंडीशन, स्थिति, भारत के लोगों की परिस्थितियां ब्रिटिशर्स की तरह अच्छी होंगी। जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां के लोगों को ढेर सारी सुविधाएं दी गई। तो अगर यहां पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो अगर उस प्रकार का नियम यहां लगाया जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को दादा भाई नौरोजी ने कहा, जो कि वहां पे सीनेटर भी रहे हैं, लंदन में ही रहते थे। तो जो मुस्टरी लोग थे वो कंप्लीटली लॉयल थे। ठीक है, अब हम गोल्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड अ डेमोक्रेटिक नेशनली मूवमेंट। दूसरा, पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट। Fourth, promote relation among part of countries. Develop and propagate anti-colonial nationalist ideology. Present the popular demand before the poor. ये देखिए, पॉपुलर डिमांड का सेंस क्या है? पॉपुलर डिमांड उसे कहते हैं जो अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़े। मैं एक एग्जांपल देता हूं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च किया था, और दांडी मार्च का बेसिक पॉइंट था सॉल्ट, लॉ को ब्रेक करना। नमक पॉपुलर डिमांड है। देखिए, गांधी जी हमेशा वो बात करते थे जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो जो पॉपुलर डिमांड होगी वो अधिक से अधिक लोगों को आपके साथ जोड़ कर रखेगी। अगला, यूनिफाइंग द पीपुल ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। लोगों को एक प्रकार के, एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में करना। अगला, डेवलप फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपुल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस कास्ट एंड प्रोविंस। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही यहाँ पे। जो उद्देश्य था उन्होंने था कि लोगों को एक प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना को विकास कराया जाए, इररिस्पेक्टिव न कि रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस। तो प्रांत, धर्म और जाति संबंधी भावना के स्थान पे राष्ट्रीय भावना का विकास करना। अगला है, केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनलहुड। जो नेशनलिटी थी, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, अभी 1885 में पैदा हुआ था, उसका नर्चर क्या हिंदी देख लो तो पालन पोषण, उसे बहुत संभाल के तरीके से बच्चे की तरह पालन पोषण की बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम इनके डिमांड्स की बात करते हैं। पहले हमने इनके आइडियोलॉजीज की बात की, फिर हमने इनके गोल्स की बात की, अब हम इनके डिमांड्स की बात करते हैं। देखिए, डिमांड क्या था? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। इन्होंने कहा कि जो न्याय व्यवस्था है और जो कार्यपालिका व्यवस्था उसे अलग रखा जाए। मास एजुकेशन की बात की, व्यापक शिक्षा की बात की, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर, रिड्यूस द आर्मी एक्सपेंडिचर, सैन्य खर्चों में कमी की बात की, ओबलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की बात की, स्ट्रेंथिंग द ज्यूरी सिस्टम की बात की, रिड्यूस द होम सेक्रेटरी चार्जेस, फ्रीडम फॉर प्रेस एंड स्पीच की बात की,
और स्टाफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की। अब देखिए यह एक बात देखिए, ये होम सेक्रेटरी चार्जेस क्या हैं ये हमें थोड़ा समझना, मुझे लगता है बाकी चीज तो आप समझ लेंगे। होम सेक्रेटरी चार्जेस क्या होते हैं, इसे होम चार्जेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होम चार्जेस भी कहते हैं। एक्चुअली 1858 के एक्ट से भारत में क्राउन का रूल शुरू होता है, और भारत में रूल करने के लिए ब्रिटेन में एक अलग डिपार्टमेंट बनता है। उस डिपार्टमेंट का एक ऑफिस था जिसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम है, इंडिया हाउस। और इस इंडिया हाउस का जो हेड होता था उसे कहते थे भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसके ऑफिस का जो खर्चा था उसी को होम चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खर्चे भी थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके लिए इन्होंने मेथड क्या यूज किया। जो मेथड था हमने ऊपर बताया, दे आर मॉडरेट नॉट एक्सट्रीम। तो इनका जो मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क था। ये साल में एक बार सेशन बुलाते थे किसी बड़े शहर में, दिसंबर के लास्ट 4 से 5 दिन में वहां रेजोल्यूशन पास करते थे, उसे पिटीशन बना के गवर्नमेंट और प्रेस में रिलीज करते थे। दैट्स ऑल। यह जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को लाला लाजपत राय ने कहा पॉलिटिकल बिगरनेस, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमें कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। अब देखो कोई भी चीज होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब हम मॉडरेट्स की लिमिटेशंस की बात करते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेड ओनली मिडिल क्लास, ये केवल मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, न इनके पास अपर क्लास था न लोअर क्लास था। लॉयल्टी फॉर ब्रिटिशर्स। अगला 90% मेंबर्स वर हिंदू। अगला अरोज रिलीजियस मैटर्स लाइक शिवाजी एंड गणेश फेस्टिवल। वर्क पॉलिसी वही, एंड नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर क्लास। लोअर क्लास का सेंस यहां पर फार्मर्स है, किसानों से है। इनकी इतनी लिमिटेशंस थी। अब देखते हैं कि इन सब पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था। देखिए बार बार बात हो रही है, अगर हम सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात करें, ए.ओ. ह्यूम ने डफरिन से मिलकर के कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल थ्योरी की बेस पे की। लेकिन जब कांग्रेस उनके अगेंस्ट काम करने लगी, उनके हिसाब से काम नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी चेंज होता है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, पहला ये सारी बातें गवर्नमेंट का एटीट्यूड। पहला सेडिटियस ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि ये सभी के सभी विद्रोही या देशद्रोही ब्राह्मण्स हैं। ऑल आर डिसलॉयल बाबूज। डफरिन रिस्पेक्ट्स ने कहा कि फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, कांग्रेस एज ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ये पिछले साल यूपी बेसिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनको ऑल आर इनकैपेबल, कैन दे डिमांडेड या रिप्रेजेंटेड ओनली पर्टिकुलर ग्रुप। उन्होंने कहा ये सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात है। एक्चुअली ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की बात है, अभी आगे आएगा। इन्होंने कहा कि ऑल डिमांड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे वांट टू जंप इन द अननोन। ये सारी मांगे असंवैधानिक है, ये लोग अंधेरे में या अज्ञानता में कूदने का प्रयास कर रहे हैं। इवन 1889 में दे प्रोहिबिटेड ऑल गवर्नमेंट वर्कर्स टू अटेंड द सेशन। कई विदेशी या यूरोपियंस थे जो कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ ही साथ और कर्मचारियों पर 1889 में प्रतिबंध लगा दिया कि आप कांग्रेस सेशन में भाग नहीं ले सकते। जो सबसे बड़ी इनकी बात थी वो है डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज्य करो। अब इन्हें ये लगा कि इनके साथ गेम खेलते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। और उस समय दे कॉल्ड मुस्लिम्स एट शिमला, मुस्लिमों को शिमला बुलाते हैं। और वहां जो मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव गए वो 2 लोग गए, एक थे सर सैयद अहमद खान, एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये 2 लोग गए और इन लोग को मिलाकर एक संस्था बनाई गई, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन।
अभी आरओ का पेपर हुआ है कल, आरओ पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, उठा के देख लीजिए। ये 1888 में स्टेब्लिश की गई, लेकिन ये संस्था इनके हिसाब से काम नहीं की, क्योंकि सर सैयद अहमद खान इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, वो अंग्रेजों के पीछे लग्गू नहीं थे, इसलिए वो लोग इसको असफल मान के एक नई संस्था की बात करते हैं और मुस्लिमों को फिर से बुलाते हैं। यहां बुलाते हैं आगा खां को, जो रेडिकल नेता थे, और यहां फॉर्म करते हैं मुस्लिम लीग 1906 में एट ढाका बाई सलीमुल्लाह। अब यहां देखो कांग्रेस, यहां पे कर्जन का एक लाइन आता है, कर्जन कहता है कांग्रेस वाज टोटरिंग टू इट्स फॉल and one of his greatest ambition in India was assist it to a peaceful demise। कर्जन कहता है कि कांग्रेस अपने अंत की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रही है। भारत में उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वाकांक्षा है कि वह कांग्रेस को उसके शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचने में मदद करे। ये सब चल रहा है। अब देखिए ये डिवाइड एंड रूल चल रहा है, और अगला पॉइंट भी हमारा फिर डिवाइड एंड रूल से ही आएगा। अगला पॉलिसी आती है उनकी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, यह है डिवीजन ऑफ बंगाल। इन्होंने बंगाल के डिवीजन किया। अब देखिए अब बंगाल डिवीजन से दो विचारधारा है, ठीक। एक तो कर्जन कहता है, एक कांग्रेस के लोग कहते हैं। कर्जन कहता है कि हमने जो बंगाल का डिवीजन किया उसका जो कॉस्ट था वो था प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसने कहा कि बहुत बड़ा राज्य, प्रशासनिक असुविधा होती है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ये ब्लेम करती है कि यह राष्ट्रवादी विचारधारा जिसका प्रसार बहुत तेजी से बंगाल में हुआ, उसे रोकने का यह प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो डिवीजन हुआ इसे आप अच्छे से समझिए। जो ओवरऑल बंगाल था, जो अनडिवाइडेड बंगाल था, वह हिंदू मेजोरिटी था। क्या था? वहां पे हिंदू बहुल था, ठीक है। हिंदू ज्यादा संख्या में थे, मुस्लिम कम संख्या में थे। लेकिन जब बंगाल डिवीजन हुआ तो देखिए जो वेस्ट बंगाल है इसमें बिहार, उड़ीसा आया, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। यहाँ टोटल पॉपुलेशन थी 5 करोड़ 20 लाख, जिसमें 4 करोड़ 30 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुस्लिम थे। यह हिंदू मेजोरिटी। जो ईस्ट बंगाल बना, यहां पे आया आसाम, चटगांव, राजशाही, हेडक्वार्टर ढाका था। टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 10 लाख थी। हिंदू 1 करोड़ 30 लाख थे और मुस्लिम 1 करोड़ 80 लाख। यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी। यही बात वो करना चाहता था, यही बात वो करना चाहता, ये बात वो सफल हुए। तो कहने का मतलब है कि एक बात, एक राज्य जहां पे हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए कर्जन ने डिवीजन किया। अब देखिए जब कर्जन ने डिवीजन किया तो रिएक्शन तो आएगा, उग्रवादी होंगे, मैंने बताया था। अब जब डिवीजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन उसके विरोध में शुरू होता है। अगली बात बता रहा हूं, ध्यान रखिए, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जिसने नई एनसीईआरटी पढ़ी होगी सिर्फ उसको ये फैक्ट मालूम होगा कि स्वदेशी मूवमेंट आल्सो नोन एज वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। ये कहां कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। जो स्वदेशी मूवमेंट है इसमें मेनली 3 चीजें थी। स्वदेशी, यूज ऑफ इंडियन थिंग्स, दूसरा बॉयकॉट और तीसरा नॉन कॉपरेशन। एक एक को हम अलग से डिफाइन करते हैं। स्वदेशी में क्या क्या किया गया? पहला यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात की गई। फिर इंडियन कल्चर की बात की गई। इंडियन कल्चर में इंडियन सॉन्ग की बात की गई, गीत लिखे गए। इसमें द्विजेंद्रनाथ रे ने गीत लिखे, मुकुंद दास ने गीत लिखे, रजनीकांत सेन ने गीत लिखे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो फेमस गीत है वह आमार सुनार बांग्ला। यह वर्तमान में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है। फेस्टिवल किए गए। जो तिलक का फेस्टिवल पहले से चला आ रहा था, गणपति शिवाजी, उसे और प्रमोट किया गया। पेंटिंग में
नंदलाल बोस ने ढेर सारी पेंटिंग बनाई। ये आपको मैं बता दूं कि नंदलाल बोस ने जो हमारे संविधान की मूल प्रति है उसके पहले पन्ने पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, इसी सेंस में पहली बार ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा झंडा एक्सेप्ट बनाया गया। इसमें लाल, हरा और पीले रंग था, रेड, ग्रीन एंड येलो विथ 8 लोटस, जिसमें 8 कमल बने हुए थे। ये 8 कमल उस समय के 8 प्रांतों को इंडिकेट करते थे। विथ अ क्रिसेंट मून, एक चांद था, तो जो कमल थे वो हिंदुओं को इंडिकेट करते थे और जो मून था वो मुस्लिमों को इंडिकेट करता था। इसी के बेस पे 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया था जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर था। विथ अ स्पिनिंग व्हील, एक चरखा भी बना हुआ था। ये सब चीजें 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन में हो रही है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है बॉयकॉट। अब देखिए बॉयकॉट में हम देखते हैं जो बॉयकॉट होना था वो क्लोथ, गुड्स और स्कूल का होना था। ठीक, अब जब हम क्लोथ्स का और गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, क्या करेंगे बॉयकॉट, तो प्रॉफिट 2 स्तर पे होगा। क्या होगा, एक तो जो इंडियन का ट्रेड है वो प्रमोट होगा, और जब प्रमोट होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये सपोर्ट करेंगे मूवमेंट को विथ मनी एंड पावर। दूसरी तरफ दूसरा प्रॉफिट इकोनॉमिकल प्रेशर होगा, किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। कैसे प्रेशर होगा, एक इंटरनल प्रेशर होगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर होगा। इसको देखते हैं प्रेशर कैसे आएगा। थोड़ा सा मजबूरी है, हिस्ट्री को 5 घंटे में खत्म करना आधुनिक भारत के इतिहास को, इसलिए तेज चल रहे हैं। देखिए इंटरनल में क्या होगा, जब सामान का बाइकआउट होगा, ठीक है, तो बाइकआउट होने से डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरने से सप्लाई गिरेगी, सप्लाई गिरने से प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करने से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट यहां बढ़ेगा तो यह चीज एक्सटर्नल मतलब इंग्लैंड में भी होगी, वहां पे भी डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, छटनी करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो पूरा प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से बढ़ रहा है उनके ऊपर, और जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारी डिमांड को स्वीकार करेंगे। ठीक, इसी क्रम में बाइकआउट ऑफ स्कूल्स की बात करते हैं। हम बाइकआउट ऑफ स्कूल तो कर लेंगे, ठीक है, स्कूल छोड़ देगा आदमी, विकल्प तो चाहिए। तो नए स्कूल स्टैब्लिश किए गए, जैसे शांति निकेतन किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, नेशनल कॉलेज किया गया अरविंद घोष के द्वारा, एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश किया गया था गुरुदास बनर्जी द्वारा 1907 में, कहीं कहीं आगे मिलता है, ये पिछले साल आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी समय स्टैब्लिश हुआ तो बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पंजाब में ढेर सारे डीएवी स्कूल्स खुले थे। डीएवी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। और जो तीसरा हमारा था वो था नॉन कॉपरेशन, लीव गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों को छोड़ना। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ऐसे क्या कारण हुए कि स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। पहला है मूव्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रुख। दूसरा लीडरलेस, देखिए लीडरलेस कैसे हुआ, मोस्टली लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और कुछ जो बड़े लीडर थे वो रिटायर कर गए, जैसे बीसी पाल, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने भी अपने आप को अलग करके खुद सन्यासी बन गए।
अगला कारण है डिस्प्यूट ऑफ 1906, इसकी डिस्कस चर्चा हम करेंगे। यहां पर कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और नो इफेक्ट ऑन फार्मर एंड मुस्लिम्स, नो इफेक्ट ऑफ फार्मर एंड मुस्लिम्स, ये बात। और लास्ट लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, व्यावहारिकता की कमी। देखिए कोई चीज करना आसान होता है। हमने विकल्प बहिष्कार की बात की, हमने बहिष्कार की बात की, लोगों ने बहिष्कार किया, हमारे पास विकल्प तो होना चाहिए। तो यहां पर विकल्पों की कमी थी, न इतने उत्पादन भारत में हो रहे थे, न इतने स्कूल भारत में थे, न इतने वस्त्र हो रहे थे, इसलिए ये फेल कर गया। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे मामला ये फंसा है, यहां पर एक डिस्प्यूट होता है। पहले आप इसे डिस्प्यूट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक डिस्प्यूट होता है मॉडरेट्स के बीच और एक्सट्रीमिस्ट के बीच, उदारवादियों के बीच और उग्रवादियों के बीच। बात यह हुई कि जो मॉडरेट थे वो कह रहे थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसे हम केवल बंगाल तक रखते हैं, सिर्फ बंगाल तक रखते हैं। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि इसे होल कंट्री में फैलाया जाए, पूरे देश में फैलाया जाए। तो ये दोनों जो विवाद उत्पन्न हुए, तो बातें हुई कि जो कांग्रेस का सेशन होगा उस सेशन में जिसका अध्यक्ष चुना जाएगा वह अपनी बात मनवा लेगा। तो ये विवाद बढ़ते बढ़ते कांग्रेस सेशन तक पहुंच गई। तो आईएनसी का जो सेशन 1905 में होता है बनारस में, ठीक। डिस्प्यूट फंसता वही, मॉडरेट वांट टू स्प्रेड स्वदेशी मूवमेंट ओनली इन बंगाल एंड अदर साइड एक्सट्रीमिस्ट वांट इन द होल कंट्री। प्रेसिडेंट मॉडरेट चाहते थे गोपाल कृष्ण गोखले बने, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे तिलक बने, लेकिन फाइनली गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनते हैं। यहां मामला टल गया, सॉल्व नहीं हुआ। आगे चलते हैं। 1906 सेशन होता है कलकत्ता में, डिस्प्यूट वही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का। अब देखिए यहां पर जो उदारवादी थे उन्होंने नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। नौरोजी को भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और इतने सीनियर व्यक्ति कोई व्यक्ति इनका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए कोई विरोध नहीं कर सकता, इसलिए इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये प्रेसिडेंट बने कलकत्ता में। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एक शब्द है स्वराज। क्या है? स्वराज। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, कई मैटर बनते हैं। अगर पूछा जाए पहली बार स्वराज की बात, फर्स्ट टाइम स्वराज, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। लेकिन इनका जो स्वराज था वह सांस्कृतिक था। क्या था? न कि पॉलिटिकल। क्लियर है? फिर पूछे पहली बार स्वराज, ये है तिलक का, इनका पॉलिटिकल है, राजनैतिक है। ठीक है। फिर पूछे पहली बार स्वराज, तो आपके आएंगे नौरोजी साहब। ये क्या सेंस है? ये है कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से पहली बार, या कांग्रेस के सेशन में सत्र में पहली बार इसकी बात उन्होंने की थी स्वराज के। एक है पूर्ण स्वराज। क्या है? पूर्ण स्वराज। यह है जवाहरलाल नेहरू, 1929 लाहौर सेशन इन द बैंक ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात फर्स्ट टाइम यूज स्वराज बाय द कांग्रेस सेशन। ठीक है। कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, कंफ्यूजन होती है, उसे आप कम में लिखिए। अब ये बात बढ़ते बढ़ते आईएनसी सेशन 7 तक आ गई। आईएनसी सेशन होता है 7 में सूरत में। डिस्प्यूट फिर फंसता है। मॉडरेट चाह रहे थे गोखले बने, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे पहले लाला को चाहते थे, लाला जी को, फिर तिलक की बात की। प्रेसिडेंट बन जाते हैं रासबिहारी बोस। विवाद हो जाता है। कांग्रेस डिवाइडेड इन 2 पार्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इन्हें नरम दल, गरम दल भी कहते हैं।
जो मॉडरेट थे ये नरम दल थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वह गरम दल थे। इसके जो लीडर थे वह फिरोज शाह मेहता थे और एक्सट्रीमिस्ट के लिए थे बीसी पाल। ये सब चल रहा था। अंग्रेजों ने वही जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसे और अच्छे से चलाने के लिए उन्हें अगला गेम खेला। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। ध्यान रखिए यहां पर मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव है, और मिंटो वाज द वायसरॉय। आप कोई देखिए मैं आपको बता दूं वायसरॉय होता क्या है। वायसरॉय, वाइस प्लस रॉय, वाइस माने उप, रॉय माने प्रमुख। जो वायसराय होता था वो क्राउन का या ब्रिटिश संसद का या महारानी का यहां पर उप होता था, इसलिए इसे वायसराय कहते हैं। इसमें जो प्रोविजंस थे, पहला क्वेश्चन कैन आस्क्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। पहले भारतीयों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार तो था विधान परिषद, लेकिन उन्हें पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगर किसी प्रश्न का कोई जवाब कुछ भी दे दे, अब उससे उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ये दिया गया पहला। दूसरा, लेकिन नो राइट फॉर वोटिंग, लेकिन अभी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अगला, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। क्या दिया गया? पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों को दिया जा रहा है 1909 में, दिख रहा है आपको 1909 में। ये सिखों को दिया जाता है 1919 में, शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है 1932 में। ये ध्यान रखिएगा। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में सिर्फ जिसे यह अधिकार दे, मान लो मुस्लिमों को दिया गया तो उस क्षेत्र में केवल वोटिंग मुस्लिम करेंगे, कोई अन्य समुदाय वहां पर वोटिंग ही नहीं करेगा। ठीक है। अगला, वन इंडियन वाज टू अपॉइंटेड इन वायसराय काउंसिल। एक भारतीय को वायसराय परिषद में नियुक्त किया गया और सत्येंद्र सिन्हा वो व्यक्ति थे। दिल्ली दरबार 1911। यहां पे वायसराय इस समय हार्डिंग था, जिसका टाइम 1910 से 16 है। अब देखिए यहां पर बात वही हुई जो दिल्ली दरबार की बात हमने पीछे की थी, या फिर से दिल्ली दरबार हो रहा है। यहां कोरोनेशन था द किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी था। ठीक, यहां पे कुछ डिक्लेरेशन हुए, उसकी बात करते हैं। पहला हुआ डिवीजन ऑफ बंगाल कैंसल, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। दूसरा, कैपिटल चेंज्ड, कैपिटल जो कलकत्ता थी उसे दिल्ली कर दिया गया। ये फाइनली डिक्लेरेशन 11 में होता है, फाइनल होता है 12 में। और बिहार उड़ीसा नए राज्यों का गठन होता है। मतलब बंगाल का विभाजन रद्द उधर से किया गया, इधर विभाजन कर दिया गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं गदर मूवमेंट। देखिए गदर मूवमेंट जो है, ये मुद्दा तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का है, लेकिन यहाँ पे हम एक कारण से इसे करा रहे हैं, इसे देख लेते हैं तो बता देंगे। गदर मूवमेंट 1939 में हुआ। यह शुरू हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है। इसके जो मेंबर थे, लाला हरदयाल, ये फाउंडर माने जाते हैं, करतार सिंह, बरकतुल्ला और परमानंद। इन लोगों ने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, इसका नाम था गद्र। क्योंकि पंजाबी इसे गुरमुखी कहते हैं, गद्र कहते हैं, और इसे से गदर कहते हैं। इनका एम था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना या चलाना। देखिए ये घटना, इस घटना से जोड़ने के लिए मैंने उसकी बात की थी। अगली घटना कामागाटा मारू इंसिडेंट इन 1914। ध्यान रखिए, जो कनाडा है उसमें पूरी दुनिया से लोग कनाडा जाते थे, आज भी बहुत से लोग जाते हैं। कनाडा जाते थे तो कनाडा काम करने, तो कनाडा ने एक नियम लगाया कि जो भी इंडिया से आ रहा है वो सीधे बिना रुके, किसी जगह बिना रुके सीधे कनाडा आएगा, तभी उसे कनाडा में एंट्री दी जाएगी। ठीक है। ये संभव नहीं था। अब क्या हुआ कि एक
तो इसी पर्टिकुलर कारण से कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम में कुछ समय की छूट दी और उसका फायदा उठाकर यहां का एक जो वेस्टर्न कोस्ट पे है पोर्ट, वो है वैंकूवर। क्या नाम है? वैंकूवर। वेस्टर्न कोस्ट, कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पे वैंकूवर है, ठीक है। वहां पर एक व्यक्ति थे गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू जहाज का नाम है, नेम ऑफ शिप है, कैरिंग 370 पैसेंजर सिंगापुर टू वैंकूवर। तो जो गुरदीप सिंह थे 370 लोगों को सिंगापुर से लेकर वैंकूवर पहुंच गए, बट नॉट गेट इंटर्ड इन कनाडा। इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं मिलता है। 27 दिसंबर 1914 को दे कम बैक एट बजबज। बजबज पहले कलकत्ता का पोर्ट था। आपको एक बात और बता दूं, जो कलकत्ता का एयरपोर्ट था उसका नाम था दमदम। अब तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हो गया बजबज। गवर्नमेंट टाइम टू सेंड पंजाब। सरकार चाहती थी इन लोग को पंजाब भेज दिया जाए और वहां पर गोलियां चलती है, तकरीबन 22 लोगों की डेथ होती है। अब यहां पे देखिए गदर मूवमेंट का, गदर लीडर्स फिक्स्ड आर्म्ड रिवोल्ट एट 21 फरवरी 1915 एट फिरोजपुर, लाहौर एंड रावलपिंडी बट फेल्ड। गदर मूवमेंट के लोगों ने कामागाटा मारू के लोगों के साथ मिलके 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी फिरोजपुर में, लाहौर में और रावलपिंडी में, लेकिन यह फेल हो गया। इसी कारण से हमने आपको वहां पे गदर मूवमेंट कराया। आगे चलते हैं। अब होता है आईएनसी का सेशन 1916 में लखनऊ में। इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार। यहां पर देखिए दो काम होता है, एक होता है रीयूनियन, एक होता है लखनऊ पैक्ट। ध्यान रखिएगा, जो रीयूनियन होता है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का होता है, उदारवादियों का और उग्रवादियों का होता है। और जो लखनऊ पैक्ट होता है वो लीग और कांग्रेस के बीच होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट और रीयूनियन, ठीक। तो जो रीयूनियन होता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच होता है। जो विभाजन 1907 सूरत में हुआ था, यहां कांग्रेस के दोनों दल मिलके जाते। कारण क्या था? कारण हुआ डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता। इन दोनों की डेथ हो जाती है। ये उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे, इसलिए ये थोड़े से लिबरल हो जाते हैं अपने विचारधारा के हिसाब से। और इसमें दो लोग मीडिएटर का काम करते हैं, एक तो एनी बेसेंट, दूसरे बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। दूसरा जो घटना घटती वो है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। यहां सब्जेक्ट क्या था? ये था लीग कांग्रेस एक होती सर, यूनाइटेड स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रिपेयर्ड 19 मेमोरेंडम। यहां पे एक संवैधानिक विकास के लिए एकीकृत प्रोग्राम की बात की गई, जिसमें 19 मेमोरेंडम, 19 स्मरण पत्र जारी किए गए। अब मुद्दा यह है कि आखिर क्या कारण थे जो कांग्रेस लीग मिल गए एक साथ, इसकी चर्चा करते। पहला कारण है एनिलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन का रद्द होना। देखिए, बंगाल विभाजन जब हुआ तो मुस्लिमों के एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मिला, लेकिन जब कैंसिल कर दिया गया तो वो एरिया उनके हाथ से चला गया, तो मुस्लिम नाराज थे उनसे। दूसरा बैटल ऑफ बल्कान, यूरोप में बल्कान वार चल रहा था 1912 से 13, जिसमें ढेर सारे मुस्लिम्स मारे गए। एक तरफ ये कहते थे कि हम मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों को ये मार रहे थे, इससे मुस्लिम नाराज होते। तीसरा, रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश टू सेट अ यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने सरकार से कहा कि आप ब्रिटिशर्स हमारे हित की बात करते हो, मुस्लिमों के शिक्षा की बात करते हो, तो आप अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना कर दो। उन्होंने इससे मना कर दिया। अगला, रिक्वायरमेंट टाइम,
रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। देखिए ये वाला पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ये कांग्रेस के लिए था, बाकी तीनों पॉइंट मुस्लिम लीग के लिए थे। आईएनसी आल्सो वांट टू कीप मुस्लिम्स टुगेदर। बार बार जैसा कि आपको पीछे मैंने दिखाया था कि जो गवर्नमेंट का रुख था, जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था वो बदला। सरकार ने कहा कि कांग्रेस ओनली रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर ग्रुप। उनका सेंस ये था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस अपने मद्रास सेशन में जो 1887 में हुआ था अपना अध्यक्ष बनाती है बदरुद्दीन तैयब जी को। किसे बनाती है? बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन चीजें था ये मौका ये था कि कांग्रेस से दिखाना चाहती है कि हम मुस्लिमों के विरोधी नहीं हैं, इसलिए साथ मिलते हैं। लेकिन जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ, जो लखनऊ पैक्ट हुआ इसका विरोध तीन लोगों ने किया। एक तो तिलक ने, एनी बेसेंट ने और मदन मोहन मालवीय ने। तीनों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि यह सांप्रदायिक निर्णय, जो पृथक निर्वाचक मंडल था, जो सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड था, वह कांग्रेस से एक्सेप्ट कर ले। अगर लीग ने एक्सेप्ट किया है और लीग के साथ समझौता करती कांग्रेस, तो इसे कांग्रेस भी एक्सेप्ट करने वाली मानी जाएगी। अब यहां पे देखिए तीन लोग नाराज हो रहे हैं। तिलक और एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग चलाएंगे और मदन मोहन मालवीय अपनी हिंदू महासभा काम आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे होम रूल लीग की। होम रूल लीग जिसका उद्देश्य है, एम है सेल्फ रूल। ये ध्यान रखिएगा ये आयरलैंड से इंस्पायर्ड था। एक्चुअली जो एनी बेसेंट थी ये आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरलैंड में होम रूल दिया गया था, जिसे अगर हम टर्म में कहें किसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है राज्य कोई और करेगा, सुपरविजन किसी का और का होगा। यहां बात करते हैं तिलक के और बेसेंट के होम रूल लीग की। तिलक ने अपना होम रूल लीग अप्रैल 1916 में शुरू किया, बेलगांव में शुरू किया जो कि कर्नाटक में पड़ता है। एरिया क्या थे? महाराष्ट्र, बट नॉट मुंबई। मुंबई को छोड़ कर्नाटका, मध्य प्रांत, मिडिल प्रोविंस एंड बरार। इन्होंने अपने मूवमेंट का प्रचार कैंपेन केसरी जो मराठी में छपता था और मराठा जो अंग्रेजी में छपता उसके माध्यम से किया। एनी बेसेंट ने अपने संस्था की स्थापना सितंबर 16 में की, मद्रास से की। जो एरिया तिलक के पास थे उसके अलग एरिया सारे रेस्ट ऑफ इंडिया इनके अंडर में था। इन्होंने अपने मूवमेंट का प्रचार कैंपेन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से किया। 1917 में इन्हें अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पम्पलेट जिसका मैटर था इंडिया अ नोशन, जिसका मैटर था इंडिया नोशन, ठीक है, उसके माध्यम से उसका पम्पलेट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कराया इंग्लैंड में, जिससे अंग्रेजी सरकार नाराज हो गई और उसने इनको गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का विरोध बहुत व्यापक पैमाने पर होता है और फाइनली इन्हें सितंबर में रिलीज कर दिया जाता है। और सितंबर में ही एनी बेसेंट अपने मूवमेंट को एंड कर देती। एंड करने का कारण क्या था? अगस्त 1917 में डिक्लेरेशन ऑफ 1919 रिफॉर्म। हर 10 साल पे सरकार सुधार लाती थी। 1909 में मॉडल मिंटो आया था। इस समय 1919 में आना चाहिए था, क्योंकि सरकार फर्स्ट वर्ल्ड वार में फंसी थी, जो 1914 से 1919 तक चलता है। और यहाँ पे होम रूल लीग चल रहा था। उनको लगा कि एक विदेशी महिला, एक आयरिश महिला जो हमारे अंतर्गत है, वो मूवमेंट चला रही है, ये तो गलत है। इसलिए उनको रोकने के लिए यहाँ पर उन्होंने डिक्लेरेशन 1917 अगस्त में ही कर दी, और जिसके कारण एनी बेसेंट ने अपना मूवमेंट समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। जो डिक्लेरेशन उन्होंने की थी अब उसी की बात करते हैं। Montagu Change for Reform 1919. Montagu was the Secretary of State.
चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। यहां क्या हुआ, देखिए पहले बात करते हैं क्यों हुआ। दो उद्देश्य था सरकार का। गवर्नमेंट वांट टू सेटिस्फाइड मॉडरेट, सरकार चाहती थी कि उदारवादियों को खुश किया जाए। दूसरा, सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वह विश्व युद्ध के दौरान बहुत तेजी से चल रही थी। तो क्योंकि उदारवादी नहीं चाहते थे कि रिवोल्यूशन मूवमेंट चले, इनकी विचारधारा अलग थी, और ये दोनों काम चाहते थे, इनको दबाएंगे तो ये खुश हो जाएंगे, और ये क्या चाहते थे, संवैधानिक विकास चाहते थे। इसलिए यहाँ पे संवैधानिक सुधार किया जाता है। प्रोविजन क्या हुआ, वही कि उन्होंने जहां 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, 1919 में सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द सिख कर दिया। दूसरी बात, 3 इंडियंस इन वायसराय काउंसिल आउट ऑफ 8। वायसराय काउंसिल में जो 8 मेंबर थे, पहले 1 अपॉइंट किया था, अब उसकी संख्या 3 कर दी गई। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब देखिए ध्यान से, जो डियार्की है जिसे कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन 2 बार लगा है, एक तो ये 1919 में प्रोविंसेस में लगा है, एक बार 1765 में ये बंगाल में लगा था। कब, 1765 में। इसे आप देख लीजिएगा। डियार्की का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट, राइट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। हुआ क्या, डियार्की इन प्रोविंसेस ही हर बार पूछा जाता है। देखिए जो विषय होते हैं, जो विधानसभा या विधान परिषद विषय होते हैं, वो विषय अभी नॉर्मली 3 प्रकार से विभाजित होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, एक होता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यहां पर विषयों को 2 भागों में बांटा गया, रिजर्व एंड नॉन रिजर्व। जो रिजर्व था वो नॉन ट्रांसफरेबल था, और जो नॉन रिजर्व था वो ट्रांसफरेबल था। रिजर्वेटर्स, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स, ठीक है, जो गवर्नर होगा वह नॉमिनेटेड मिनिस्टर सहायता से उसको देखेगा, और जो लोग देखेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। और जो कि नॉन रिजर्व था, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मिनिस्टर्स, जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा रखेगा, और इनका एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन गवर्नर, गवर्नर इन्हें कभी भी हटा सकता था, और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी होते थे। मतलब जिनके पास अधिकार है, जिनके पास अधिकार है उनके पास उत्तरदायित्व नहीं है, और जिनके पास उत्तरदायित्व उनके पास अधिकार नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन गवर्नर, गवर्नर कभी भी हटा सकता है। ये चुनाव लड़के आते थे, इन्हें फिर चुनाव लड़ने के लिए जनता में जाना पड़ता था, ये नॉमिनेटेड होते थे, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता था, तो उसके बावजूद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अब हम नेशनल मूवमेंट के 3rd फेज की बात करते हैं। 3rd फेज 1919 से 1947 तक चलता है। हमने इसे आपको पीछे बताया था, इसमें एक ही लीडर बड़ा है जिससे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पे छा जाते हुए हैं गांधी जी, ठीक है। जो गांधी टर्म है, द टर्म गांधी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंधिका। एक्चुअली आप देखोगे जो लेटर मौर्य टाइम है, मौर्य उत्तर का टाइम है, उस समय विदेशी व्यापार खूब होता था। हमारा शक, पहलव, कुषाण और इंडो ग्रीक है, उस समय व्यापार बहुत डेवलप हुआ। तो जो परफ्यूम होता था, जो परफ्यूम बेचने वाले थे, इन्हें कहते थे गंधिका। क्या कहते थे, गंधिका, ठीक। तो ये जो गांधी शब्द है ये गंधिका से ही निकला है। गुजरात एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये नई वाली एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। गांधी जी का जन्म होता है 1869 में। स्पेंड 20 years 1893 to 1914 at South Africa, where he established a Tolstoy Park as a center for the movement against Britishers in South Africa.
He influenced by Tolstoy, Ruskin and Thoreau David. He came back in India in 1915 January 9. Nowadays 9 January celebrated as a प्रवासी दिवस. ठीक. गांधी जी meet with 3 special peoples, फिरोज शाह मेहता, तिलक and गोपाल कृष्ण गोखले. Gandhi ji compared Firoz Shah Mehta with Himalaya, Tilak with sea and Gopal Krishna Gokhale as a Ganga. He accepted Gopal Krishna Gokhale as a teacher. Gandhi ji founded 1915 Sabarmati Ashram at Ahmedabad, but it finally completed in 1917. Gandhi ji kept himself aloof from the Indian politics for the 1 year on the advice of Gopal Krishna Gokhale. गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर अपने आप को भारतीय राजनीति से 1 साल दूर रखने का प्रयास किया, जिसके बीच वो कई कार्य करते हैं. अब यहां थोड़ा सा पॉइंट लिखते. गांधीज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट BHU February 1916. He said, certainly a most gorgeous show. Our salvation can only through the farmers. ये कहते हैं हमारी जो मुक्ति है, जो हमारा मोक्ष है, वो किसानों के द्वारा ही प्राप्त होगा. गांधी जी also participated in 1916 INC session at Lucknow. Gandhi ji performed 3 experiments in different areas. First was 1917 at Champaran. It was the first civil disobedience movement, CDM. पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था. एक्चुअली बात क्या थी, चंपारण बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे बहुत ये तराई क्षेत्र बनता है, जहां पे बहुत अच्छी मात्रा में चावल होता था. तो सरकार ने यहां पर लोगों से जबरदस्ती 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया मतलब 3/20 मतलब 15%. आपकी जितनी जमीन है उस जमीन के 15% भाग में आपको आवश्यक रूप से नील की खेती करनी पड़ेगी. इसके लिए फोर्स किया गया, जबरदस्ती की गई, और जब लोगों को नुकसान होने लगा तो वहां लोगों ने मूवमेंट शुरू किया. मूवमेंट जो लीडर थे वो थे राजकुमार शुक्ल. तो कॉल्ड गांधी जी कॉल्ड बाई राजकुमार शुक्ल. प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो फार्मिंग. 3/20 3 कठिया सिस्टम was forcibly imposed. Gandhi ji reached with group of peoples. Government ordered to leave. सरकार ने कहा कि आप यहाँ चले जाइए. गांधी जी रिफ्यूज एंड रेडी फॉर द पनिशमेंट. गांधी ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं सजा के लिए तैयार हूँ. गवर्नमेंट then गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ इंक्वायरी कमेटी एंड 3 कठिया वाज रिमूव्ड. क्लियर है? अगला है 1918 अहमदाबाद. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हंगर स्ट्राइक. प्रॉब्लम वाज द इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मजदूरों की सैलरी की इंक्रीमेंट की बात थी. ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स चाहते थे 35% इंक्रीमेंट हो, ओनर चाहते 20% हो. गांधी जी एडवाइज नॉन वायलेंट हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ. गांधी ने यहाँ पर अहिंसात्मक आवरण अनशन की बात की, और फाइनली ओनर पे जब प्रेशर पड़ा तो दे आर एग्रीड ऑन द 35%. थर्ड है खेड़ा 1918. इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन. नियम हुआ क्या था? ये नॉर्मली जो नियम है, जो राजस्व भू राजस्व का नियम है, वो ये है कि अगर आपकी फसल 1/4 से कम होती है तो आपको टैक्स देना नहीं होगा. लेकिन वहां पे अकाल पड़ा था, फेमाइन था, सरकार फिर भी डिमांड कर रही थी. तो यहां पर गांधी जी थे. इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन.
क्रॉप्स फेल द कॉज ऑफ ड्रॉट, सूखा से फेल हो गई थी। गवर्नमेंट वांट टैक्स according to the rule if crops was less than 1/4 tax should not be paid. Gandhi's advice not pay tax. Finally government ordered only those who could afford to pay should pay. मतलब वही अदा करें जो अदा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें माहौल चेंज बहुत हो रहा है। इन द ईयर आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट स्पीडली टू न्यू एरियाज, नए एरिया में पहुंचने लगा। पहला क्यों पहुंचा इसकी बात बहुत देखो। वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक चल रहा था, उससे नई परिस्थितियां बनती है। इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर, देन इंक्रीज टैक्सेस, जब युद्ध होगा आर्मी खर्चे बढ़ेंगे तो टैक्स भी बढ़ेगा। फोर्सली रिक्रूटमेंट, सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती की गई। शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला जिसमें तकरीबन 13 मिलियन लोग मरे। कितने? 13 मिलियन, माने 1,30,00,000 की डेथ हुई। इन सब चीजों से माहौल एकदम से चेंज हो गया। उधर दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट तेजी चल रहा था। अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को रोकने के लिए सरकार एक एक्ट लाती है, वो है रॉलेट एक्ट 1919। इट आल्सो नोन एज अ ब्लैक लॉ, एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी क्रिमिनल एक्ट, लॉ ऑफ विदाउट एडवोकेट, विदाउट हियरिंग, विदाउट आर्गुमेंट। रीजन था टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज प्रोटेस्टेड इन एवरीवेयर। गांधी जी कॉल्ड इट मीन्स रॉलेट एक्ट एज ए डिविलिश एक्ट, ये दानवी एक्ट है। फर्स्ट टाइम गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पहली बार गांधी जी सक्रिय राजनीति में इसी समय आते हैं। ठीक, आगे गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह एंड फाउंडेड सत्याग्रह सभा। रेलवे वर्कशॉप स्ट्राइक हुई, टेलीग्राफ के लोगों ने स्ट्राइक की,